वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हम जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट पढ़ने वाले हैं। एक सेकेंड, यस, आज पढ़ने वाले हैं हम जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट सेक्शन 45 5A। ठीक है, देखो इस सेक्शन को समझने के लिए पहले मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लो मिस्टर ए है, यहाँ पे मिस्टर ए इज़ एन इंडिविजुअल। ये सेक्शन जो है एक इंडिविजुअल या फिर एक एचयूएफ पे ही लगता है। मिस्टर ए के पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है या फिर यहाँ पे उनका जो घर है एक पुराना घर है। इनके पास एक बिल्डर आता है। बिल्डर आके क्या बोलता है कि आप मुझे अपना ये जो आपका जो घर है या आपका ये जो प्लॉट ऑफ लैंड है आप प्लीज़ आप मुझे ये दे दो। बदले में मैं क्या करूँगा कि आपके इस बिल्डिंग को डिमोलिश करूँगा और डिमोलिश करके मैं 10 फ्लैट बना दूँगा। मैं यहाँ पे 10 फ्लैट बना दूँगा और 10 फ्लैट में मैंने आपका ये जो काम किया उसके कंसिडरेशन में आप मुझे बस 2 फ्लैट दे देना और 8 फ्लैट जो है आपका हो गया। अब मिस्टर ए सोचते हैं कि यार ये तो फ़ायदे का सौदा लगता है, मेरा कुछ पैसा भी नहीं लग रहा, मेरा घर भी बन जा रहा है और मुझे एक्स्ट्रा 8 फ्लैट भी मिल रहे हैं, मुझे सिर्फ 2 ही फ्लैट देना है। मिस्टर ए इज़ अग्रीइंग टू दिस एग्रीमेंट। अब हुआ क्या, यहाँ पे होता क्या है, मान लो 1 जनवरी 23 को मिस्टर ए ने पोजेसन ट्रांसफ़र कर दिया। अब इस ट्रांजैक्शन में जो है एओ पिक्चर में आता है और एओ बोलता है कि जैसे ही इस बिल्डिंग की पोजीशन ट्रांसफ़र हुई वैसे ही हमारा ये ट्रांसफ़र अंडर द हेड कैपिटल गेन कवर हो गया। और जैसे ही ट्रांसफ़र हुआ, जिस ईयर में ट्रांसफ़र होता है हमारा सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 जो कि चार्जिंग सेक्शन है, वो बोलता है कि जैसे ही ट्रांसफ़र हुआ वैसे ही उसी ईयर में आप मुझे कैपिटल गेन दे देना। तो एओ जो है वो बोलता है कि आप मुझे ईयर 22-23 में कैपिटल गेन निकाल के दो। बट एक्चुअली में देखिए एसएससी ने आर्ग्यूमेंट किया कि एक्चुअली में तो मैंने सिर्फ अपना बिल्डिंग ट्रांसफ़र किया है, मतलब बिल्डिंग किसी को दिया है एक नई कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो ये मेरा कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एओ और एसएससी दोनों के बीच काफ़ी कन्फ्यूज़न थी। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए गवर्नमेंट एक नया प्रोविज़न लेके आई जिसका नाम दिया गया जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट सेक्शन 45 सब सेक्शन 5A। इस एग्रीमेंट में हुआ क्या, गवर्नमेंट ने कहा कि ये बात सच है कि ईयर 22-23 में एसएससी को कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं हुआ, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम एसएससी पे कैपिटल गेन चार्ज ही नहीं करेंगे। इस पे यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये कहा कि कैपिटल गेन विल बी चार्ज इन द ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, मतलब जैसे कि यहाँ पे प्रॉमिस हुआ था कि हम आपको 10 फ्लैट बना के देंगे, तो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन जब इन फ्लैट का मिल जाए, चाहे वो पार्शियल कंप्लीशन मिले या फिर टोटल मतलब कंप्लीट कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिले, तो जब भी सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिल जाएगा उसी ईयर में उस इन दैट पर्टिकुलर ईयर, मान लो कि सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलता है इनको 30 जुलाई 23 को, दैट मीन्स इन ईयर 23-24 में हम ऐसा मान लेंगे कि अब इस ईयर में जो है मिस्टर ए का जो है कैपिटल गेन अराइज हो गया और मिस्टर ए इस ईयर में कैपिटल गेन टैक्स देंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब देखो मैंने आपको ये तो बता दिया कि ईयर 23-24 में जो है आपका कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा, बट आगे हम बात करते हैं कि ये जो कैपिटल गेन टैक्स होगा ये निकाला कैसे जाएगा। सेकेंड, मैं थोड़ा सा नीचे आ जाती हूँ। इस ईयर में ईयर 23-24 में आ गए अब हम, और इस ईयर में हम अपना कैपिटल गेन निकाल रहे हैं। कैपिटल गेन निकालने के लिए आपको चाहिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एंड देन चाहिए आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये दोनों हम कैसे निकालेंगे, और फिर आपका आता है कैपिटल गेन निकल के जिस पे आप अपना टैक्स देते हैं, राइट। अब देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए इस सेक्शन में बोला गया कि मान लो एसएससी को जो है 8 फ्लैट मिला है। 8 फ्लैट के साथ साथ मान लो इस एग्रीमेंट में ये जो एग्रीमेंट हुआ ऊपर वाले एग्रीमेंट में जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, इस एग्रीमेंट में 50 लाख रुपीज़ कैश मिला है। कैश मतलब चेक, तो मतलब 50 लाख रुपीज़ मॉनेटरी कंसिडरेशन मिला है और साथ में 8 फ्लैट भी मिला है। तो एफवीसी निकालने के लिए बोला गया कि 8 फ्लैट का जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है प्लस 50 लाख रुपीज़। अब हमने ये देखा कि 8 फ्लैट का जो है 50 लाख रुपीज़ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, मैं सिर्फ कैलकुलेशन को सिंपल रख रही हूँ, प्लस यहाँ पे 50 लाख, टोटल कितना हो गया प्लस 450 लाख का आपका जो है कंसिडरेशन निकल के आ गया। तो यहाँ पे एफवीसी जो है दैट वुड बी योर 450 लाख और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है, जो भी यहाँ पे एसएससी ने बिल्डिंग ट्रांसफ़र की थी
उसने मान लो ख़रीदा होगा 2002 में, तो 2002 में जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ रही होगी, जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, मान लो 10 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, तो इसको हम इंडेक्सेशन करेंगे। इंडेक्सेशन के बाद जो भी अमाउंट निकल के आएगा वो हमारा, मान लो एक सेकंड में यहाँ पे लिख देती हूँ, FVC हमारा आ गया 450 लाख और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारा इंडेक्सेशन के बाद से आ जाता है 200 लाख। तो हमारा जो कैपिटल गेन है वो हमारा निकल के आ जाता है 250 लाख रुपीज़। तो अब इस कैपिटल गेन में ईयर 23-24 में, याद रखना ईयर 23-24 में इस कैपिटल गेन पे हम टैक्स देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट बस यही था कि पहले आपको ये समझना था कि जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता क्या है। दूसरा था हमारा कि हमारा टैक्स जो है वो किस ईयर में लगेगा, आपको ये एक चीज़ समझना ज़रूरी है। और तीसरा हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि हम FVC जो है वो निकालेंगे कैसे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी मॉनेटरी कंसिडरेशन मिल रहा है, साथ में जो भी नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन मिलता है, जनरली इस केस में फ्लैट्स मिलते हैं, तो जो भी फ्लैट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है ना, उस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र और प्लस मॉनेटरी कंसिडरेशन दोनों मिला के हमारा FVC हो जाता है एंड देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, जो कि मैंने यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिया, जैसे मैंने बोला कि 8 फ्लैट्स थे और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आप कंसिडर कर लो। तो ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पता है किस दिन की कंसिडर होगी? ये होगी ऑन द डेट ऑफ, लिख देती हूँ मैं, ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोलता है, चलो मैं आपको एक बार फिर से एक फ्रेश पेज पे समझा देती हूँ। देखो, थोड़ा सा पिछले एग्जाम्पल को रिकॉल करने की कोशिश करना। हुआ क्या, जैसे मैंने आपको बोला कि 30 जुलाई 23 को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला था, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो मैंने आपको बोला कि कैपिटल गेन इसी ईयर में, मतलब कि ईयर 23-24 में टैक्सेबल हो जाएगा। बट सपोज़ करो, और एक और डेट लिख देती हूँ, हमने लिया था 31 जनवरी या 30 जनवरी, जो भी मान लो, 23 को जो है पोजेशन ट्रांसफ़र हुआ था, ठीक। अब देखो, मैंने कहा कि हाँ, जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला उसी ईयर में जो है हमारा कैपिटल गेन जो है टैक्सेबल होगा। बट हुआ क्या, पोजेशन ट्रांसफ़र होने से, कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होने से पहले क्या किया एसएससी ने? एसएससी को सिंस पता है कि ये उसकी बिल्डिंग है और यहाँ पे 10 फ्लैट हैं, तो उसे 8 फ्लैट मिलने वाले हैं। इसमें से एक फ्लैट इसने पहले ही मिस्टर बी को ट्रांसफ़र कर दिया, और ये ट्रांसफ़र जो हो रहा है, ये हो रहा है मान लो 28 मार्च 23 को। दैट मीन्स कि ये ट्रांसफ़र जो है वो ईयर 22-23 में ही हो जा रहा है। तो इस फ्लैट के लिए जो है ये बोला गया कि इस फ्लैट के नहीं, अब सिंस यहाँ पे मिस्टर बी को ट्रांसफ़र हो गया है कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होने से पहले ही, तो अब जो कैपिटल गेन की जो टैक्सेबिलिटी होगी वो किस ईयर में हो जाएगी? वो जो हमें बेनिफिट मिल रहा था कि 23-24 में होगा, ये अब 22-23 में ही टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले ही इस एसेट को जो है ट्रांसफ़र कर दिया है। सो येस, दिस वाज योर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। आगे देख लेती हूँ, एक बार मैं देख लेती हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया है, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा ओके, मान लो कि आपने एक और मैं सिचुएशन डील कर लेती हूँ। सिचुएशन ये है कि नॉर्मल सिचुएशन है, आपको ये देखो 30 जून 23 को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है आपको, और 31 जनवरी 23 को आपने पोजीशन जो है वो ट्रांसफ़र किया है, ठीक। अब होता क्या है, आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, आपने बीच में किसी को ट्रांसफ़र नहीं किया, आपका ये जो है फ्लैट बन के तैयार हो गया है, इसमें से 8 फ्लैट जो है आपका है। आप समझ गए? कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद मान लो 31 मार्च 24 को क्या होता है, मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए 31 मार्च 24 को मिस्टर ए ने अपना कुछ फ्लैट ट्रांसफ़र किया। इस केस में अब गवर्नमेंट यहाँ पे ये बोलती है कि इस केस में एक थोड़ा सा एसएससी के फेवर में एक लॉ है, तो मैं उसको आपको समझाना चाहती हूँ। इस केस में मान लो कि ट्रांसफ़र के बाद से जो उनको FVC मिलता है वो 2 करोड़ रुपीज़ मिलता है। अच्छा 3 करोड़ लेते हैं, 3 करोड़ रुपीज़ मिलता है। तो हमारा ये यहाँ पे कहना है कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा वो क्या होगा,
आइडियली देखिए, अगर पीछे रिकॉल करें अगर हम, तो हमने जितने भी सेक्शन अभी तक पढ़ा है उसमें हमें यही दिखा गया है कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकल के आया है वो इन 8 फ्लैट का क्या निकल के आ जाएगा, जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो यहाँ पे हमारा टैक्सेबल हो रहा था 8 फ्लैट इंटू 40 लाख रुपीज़ मैंने लिया था ना, तो यही अच्छा वहाँ पे मैंने कुछ कैलकुलेशन गलत कर दिया था। अच्छा एनीवेज जो भी हो, 8 फ्लैट इंटू 40 लाख रुपीज़, 320 लाख रुपीज़ जो है, अच्छा उस कैलकुलेशन को डोंट माइंड दैट कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन सही कर लेना। 320 लाख रुपीज़ जो है, आप अगर बोलो, मान लो कि मैंने पूरी बिल्डिंग ही अगर ट्रांसफ़र कर दी, तो आप बोलोगे कि 320 लाख रुपीज़ जो है वो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होना चाहिए, ठीक। बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा, मैंने आपको बताया था कि जब ये मिस्टर ए ने जब बिल्डर को ये ट्रांसफ़र किया था तो 8 फ्लैट तो मिला ही था, साथ में 50 लाख रुपए और उन्हें मिले थे, तो यहाँ पे टोटल 370 लाख रुपीज़ वहाँ पे एफवीसी में कंसिडर हुआ था। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एसएससी के फेवर में लॉ बना दिया और ये बोला कि इनका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा ये 320 लाख रुपीज़ नहीं होगा, 370 लाख रुपीज़ हो जाएगा। आइडियली होना 320 लाख रुपीज़ चाहिए, बट 50 लाख रुपीज़ और बढ़ा दिया और 370 लाख, एक एसएससी के फेवर में लॉ बन गया कि ये 370 लाख रुपीज़ जो है इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। आगे मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में कुछ बचता है, वैसे मैं एक बार देख लेती हूँ। यस, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में अब कुछ नहीं बचा है। अब मैं आपको एक छोटा सा सेक्शन और कराना चाहती हूँ। नेक्स्ट मैं आपको 50D कराना चाहती हूँ, जो कि बात करता है फेयर मार्केट वैल्यू डीम टू बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन सर्टेन केसेस। अब सर्टेन केसेस क्या होता है, कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जहाँ पे हमारे पास जो है कंसिडरेशन हम नहीं निकाल पाते हैं, हमें पता नहीं चल पाता, इनडिटर्मिनेट हो जाता है। उस केस में लॉ ये बोलता है, सेक्शन 50D आपको ये बोलता है कि जिस दिन ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांसफ़र वाले डेट को जो एसेट के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है उसी को हम कंसिडरेशन मान लेंगे। सो सिंपल सा ये एक छोटा सा बात था जो मुझे आपको बताना था। दिस इज एंड ऑफ योर सेक्शन 50D एंड ऑल्सो दिस इज एंड ऑफ योर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट एंड टूडेज़ क्लास ऑल्सो। अगर आपको जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको सारे प्रोविज़न बता दिया है, 3 प्रोविज़न थे। आई थिंक कि मुझे आपको एक बार और रिपीट कर देना चाहिए, ये मैं अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए रिपीट कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि एक बार और मैं आपको बता दूँ। सेक्शन 45(5) है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। देखो सिंपल सी चीज़ है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो है वो आपको क्या बोलता है पता है? सबसे पहली बात ये बोलता है कि आप एक एसएससी हैं, आप मिस्टर ए हैं और आपके पास एक बिल्डर आता है। अब मैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे ना उसी को लिखूंगी। आप एक एसएससी हैं, आपके पास एक बिल्डर आया, बिल्डर ने कहा आप अपनी बिल्डिंग ये वाली ट्रांसफ़र कर दो, मैं इस पर फ्लैट्स बना रहा हूँ, 10 फ्लैट बनाऊंगा, आपको 8 दे दूंगा, साथ में आपको 50 लाख रुपए भी दूंगा और 2 फ्लैट आप सिर्फ मुझे दे देना। आपने कहा ओके डन। अब जब इतना डन हो गया तो यहाँ पे एओ आता है और बोलता है देखो तुमने अपने इस जो पुरानी आपकी जो प्लॉट थी या बिल्डिंग थी आपने उसको ट्रांसफ़र किया है, तो आप मुझे पैसे निकालो, कैपिटल गेन दो। यहाँ पे आपने कहा, एसएससी ने आर्ग्यू किया कि नहीं मेरा तो कोई कैपिटल गेन हुआ ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ अपने एक एसेट को ट्रांसफ़र किया है किसी और को, मतलब पोजीशन ट्रांसफ़र किया है। अब इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए गवर्नमेंट एक रूल लेके आए जिसमें ये कहा, गवर्नमेंट ने आपकी कैपिटल गेन को टैक्सेबिलिटी को डेफर कर दिया और डेफर करके गवर्नमेंट ने कहा कि ये कैपिटल गेन जो है ये टैक्सेबल तब होगा जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है, जितने भी फ्लैट्स बनाने हैं उनकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कैसे, पार्शियल या फिर कंप्लीट, जैसे ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होगा उसी ईयर में आपकी कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाएगी और आपको अपने कैपिटल गेन पे टैक्स देना पड़ेगा। थोड़ा सा डेफर कर दिया गवर्नमेंट ने इस कैपिटल गेन को। दूसरा इशू जो है वो हमारा अराइज होता है कि जब ये कैपिटल गेन मान लो अब टैक्सेबिलिटी डेफर तो हो गई, तो हम इसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे? इस क्वेश्चन को डील करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि जितने भी आपको फ्लैट मिल रहे हैं, हमारे एग्जाम्पल में हमें 8 फ्लैट मिल रहे थे, उस दिन जिस दिन आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हुआ उस दिन आप देखो कि इस 8 फ्लैट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या थी। हमने देखा कि 40 लाख रुपीज़ थी। अब इसको 8 × 40 लाख 320 लाख रुपीज़ हो गया। साथ में हमें जो बिल्डर था उससे कुछ 50 लाख रुपए और मिल रहे थे, तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना एक्यूमुलेट हो गया? 370 लाख रुपीज़। अब गवर्नमेंट ने कहा कि ये आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है ना वो 370 लाख रुपीज़ हो जाएगा।
तीसरी क्वेरी पे आते हैं। तीसरी क्वेरी गवर्नमेंट ने ये सॉल्व की कि फर्दर आपके पास ये जो 8 फ्लैट्स हैं, 8 फ्लैट जो आपको मिले, इस 8 फ्लैट को आप फर्दर बेचते हो तो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। आइडियली देखें तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ईच फ्लैट का या फिर 8 फ्लैट जो भी हैं उन सारे फ्लैट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 8 × 40 लाख 320 लाख रुपीज़ बनना चाहिए। बट गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, चलो मैं एसएससी के फेवर में लॉ बनाता हूँ और 320 लाख रुपीज़ ना करके मैं इसको 370 लाख रुपीज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने जो भी यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पहले लिया था वो टोटल का टोटल आपको जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कवर हो जाएगा। आपको यही 3 पॉइंट जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में डील करना था। तीनों पॉइंट मैंने आपको बता दिया है और आई होप कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया सेक्शन 50D, वो भी मैं एक बार लिख देती हूँ। सेक्शन 50D में जो है एक सिंपल सा पॉइंट डील हो रहा था जिसमें बोल रहा था कि अगर किसी सर्कमस्टांसेस में ऐसा होता है कि आप कंसिडरेशन डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, उस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है। जिस दिन आपने ट्रांसफ़र किया है, ट्रांसफ़र की जो भी डेट है उस दिन उस पर्टिकुलर एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू देख लेना और जो भी फेयर मार्केट वैल्यू निकल के आई ना उसी को आप कंसिडरेशन मान लेना। यही 4 पॉइंट आज हमने पढ़ा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आइए अब हम बुक की तरफ जा कर के देख लेते हैं कि हमारा जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में कुछ रह तो नहीं गया है। तो शुरू करते हैं। आपके पास होता है सेक्शन 45(5)(a) जो कि जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट की बात करता है। सबसे पहला हमारा पॉइंट है जेन्युइन हार्डशिप की बात करता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि एसएससी को हार्डशिप ये हो रही थी कि उसने अपने एसेट को सिर्फ बिल्डर को दिया है और उसी पे जो है एज़ पर नॉर्मल प्रोविज़न जो है हमारा टैक्स लग रहा था। क्योंकि पोजीशन ट्रांसफ़र हो रहा था इसलिए हमारा एओ बोलता था कि हमें अब टैक्स ला के दीजिए क्योंकि आपका तो ये तो ट्रांसफ़र का केस बन गया। तो ये एसएससी को जेन्युइन हार्डशिप हो रही थी, इसलिए ये बोला गया कि जब आपको आपके पास पार्शियल या टोटल कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिल जाए देन ओनली उसी ईयर में, उसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपको टैक्स लगेगा। दूसरा पॉइंट है डेफरमेंट ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन। वही बात होती है कि अगर मैंने आपको कंडीशन बताया था कि जो कैपिटल गेन है वो अब उस ईयर में, जिस ईयर में हमने पोजीशन दिया है उस ईयर में ना लग के दूसरे ईयर में चला गया। दूसरे ईयर मतलब जहाँ पे हमें पार्शियल या टोटल कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिला उस ईयर में डेफर हो गया। तो ये हमारा पॉइंट हो गया डेफरमेंट ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन का। तीसरा हमारा पॉइंट है मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, जो कि आपको मीनिंग बताता है जहाँ पे एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है with a person which has owned land or building or both agree to allow another person मतलब कि developer to develop a real estate project on such land or building or both in consideration of a share being land or building or both in such project whether with or without payment of part of the consideration in cash। मतलब हो सकता है मैंने जो एग्जांपल लिया था उस एग्जांपल में मैंने क्या बोला था कि 10 फ्लैट बनाता है, 8 फ्लैट दे देता है ओनर को और 2 फ्लैट वो अपने पास रख लेता है एज ए कंसिडरेशन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मे भी पॉसिबल हो सकता है कि सिर्फ जो है बिल्डर हमारे केस में एसेट भी दे रहा था, आई मीन बिल्डिंग फ्लैट भी दे रहा था और साथ में 50 लाख रुपीज़ भी दे रहा था। तो हो सकता है किसी एग्रीमेंट में बिल्डर सिर्फ फ्लैट ही दे रहा हो, स्टिल दैट वुड बी कंसिडर्ड एज स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की बात हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, जो मैंने आपको बताया था कि जब हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालेंगे तो जितने भी बिल्डिंग हैं, जितने भी फ्लैट अलॉट हुए हैं ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उस दिन की जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ फ्लैट से, वो हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा। और उसके साथ साथ अगर कोई कुछ और चीज़ें, अगर कैश दिया है तो कैश को भी ले लेंगे। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ बेनिफिशियल प्रोविज़न। नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात होती है, मैंने आपको बता रखा है कि एक तो पहला पॉइंट ये होता है कि सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ पे ही ये प्रोविज़न अप्लाई होता है। दूसरा यहाँ पे जो पर्टिकुलर यहाँ पे जो केस है वो ये डिस्कस करता है कि अगर आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले ही अगर फ्लैट को बेच दिया तो फिर आपको ये प्रोविज़न जो डेफरमेंट का रीज़न है, जो डेफरमेंट का आपको बेनिफिट मिला गया है कि आपको उस साल में हम डेफर करेंगे आपका टैक्सेबिलिटी, वो आपको वो प्रोविज़न जो है आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे पर्टिकुलरली ये बात हो रही है। एंड येस दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।